नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं सुजानगढ़ उपचुनाव की खबर के साथ। दरअसल सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। बीजेपी मेघवाल को ही टिकट देने के मूड में है, लेकिन एक गैर मेघवाल को मेवाड़ वाले भाई साहब ने आशीर्वाद दे दिया है। यानी मेवाड़ वाले भाई साहब बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने एक गैर मेघवाल को आशीर्वाद दे दिया। अब गैर मेघवाल दावेदार को नहीं समझ में आ रही बात। दरअसल दावेदार है चूरू के सियासी चाणक्य की एकदम खास, और यह है सर्वविदित कि भाई साहब और चाणक्य की पटरी नहीं बैठती। उधर संतोष मेघवाल को चाहता पार्टी का एक धड़ा कि उनको बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़कर संतोष ने 38,000 वोट हासिल किए। तो किसान बेल्ट के पूर्व मंत्री भी लगा रहे हैं पूरी जुगत। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने पुराने पीए को संघ की शरण में भेजा है और चाहते हैं खुद के साथ जो हुआ सो हुआ, अब शागिर्द के सहारे ही सही राहें बननी तो शुरू। वहीं पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल की पैरवी कर रहा सांसद कस्बा का परिवार, तो देखिए एक सीट को लेकर कितने नेताओं की लॉबिंग आपको दिखाई दे रही है। लॉबिंग ताकि इस सीट से, यानी कि सुजानगढ़ सीट से बीजेपी से उम्मीदवार को उतारा जा सके, और किस किस की लॉबिंग किस किस तरीके से हो रही है ताकि वोट के जरिए जो प्रत्याशी चुना जाए वो उनका हो। एक गैर मेघवाल को मेवाड़ वाले भाई साहब आशीर्वाद दे रहे हैं। इस आशीर्वाद का मतलब क्या ये माना जाए कि वो चाहते हैं कि गैर मेघवाल सुजानगढ़ सीट से मैदान में उतरे? सवाल यह भी है कि गैर मेघवाल दावेदार को ही ये बात समझ नहीं आ रही। दरअसल दावेदार चूरू के सियासी चाणक्य के एकदम नजदीक है, एकदम खास है, और ये हर कोई जानता है। जो सियासत को समझता है, बीजेपी के अंदर की सियासत को समझता है, उसके लिए ये सर्वविदित है कि भाई साहब और चाणक्य की पटरी नहीं बैठती। एक और नाम सामने आ रहा है संतोष मेघवाल का। उनको लेकर भी पार्टी का एक धड़ा एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि 2018 के चुनाव में संतोष निर्दलीय चुनावी मैदान में, और निर्दलीय चुनाव लड़कर संतोष के लिए 38,000 वोट आए। एक और नेता इसी जुगत में, और वो किसान बेल्ट से आते हैं। वो खुद नहीं जा रहे हैं, दरअसल वो अपने पुराने पीए को संघ की शरण में भेज रहे हैं। उनको लगता है कि संघ की शरण में जाएंगे, संघ का आशीर्वाद मिलेगा तो टिकट मिल सकता है। वो ये भी जानते हैं कि जो हुआ सो हुआ, शागिर्द के सहारे ही सही, कम से कम राहें शुरू तो हो, दोबारा राहें बननी शुरू तो हो। इसके अलावा पूर्व मंत्री हैं खेमाराम मेघवाल, उनकी भी पैरवी सांसद कस्बा परिवार कर रहा है, यानी कि जो वहां से इस वक्त सांसद है वो परिवार भी उनकी पैरवी करता हुआ दिखाई दिया। आपने एक लाइन सुनी होगी, धीमी गति का समाचार, यानी कि किसी बात को कहने के लिए बहुत कम स्पीड के साथ कोई इंसान बात करता हुआ नजर आया। विधानसभा के अंदर ऐसा हुआ। विधायक ने खुद को बताया धीमी गति का समाचार। सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया ने सदन में रोचक बोल बोले। आज जब बजट बहस में बोलने का कासनिया का मौका आया तो सभापति से कहा कि देखिए, मैं धीमी गति का समाचार हूं और इस लिहाज से मुझे 5 मिनट ज्यादा मिलनी चाहिए। अब सोचिए, एक विधायक अगर इस तरीके से बयान देंगे तो फिर क्या होगा। विधायक के इतने बोलते ही सदन में जोर की हंसी फूट पड़ी। और अब बात करते हैं उस दिन की जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। दरअसल जयपुर आरटीओ कार्यालय में 23 से 25 मार्च तक जब्त वाहनों की खुली नीलामी। सालों से जब्त चौपहिया वाहनों की नीलामी की जाएगी, यानी कि आप जाइए, बोली लगाइए, जो वाहन पसंद आए उसको ले आइए। इन वाहनों के अंदर बाकायदा कार है, बस है, ट्रक है, डंपर है, इसके अलावा भी अलग अलग वाहन। जयपुर आरटीओ राकेश शर्मा ने नीलामी होने वाले वाहनों की सूची भी जारी कर दी। जब्त वाहनों के मालिकों को भी आरटीओ ने बाकायदा जो बकाया राशि है उसको जमा कराने का अंतिम मौका भी दिया है। नीलामी से पहले अगर बकाया जमा करा दी जाएगी तो वो अपने वाहनों को ले जा सकते हैं। 23 से 25 मार्च तक कई तरह के 118 चौपहिया वाहन हैं जिनकी नीलामी होनी, और अगर आप सेकेंड हैंड
कार चाहते हैं, बस, ट्रक, डंपर या अलग अलग चौपहिया वाहन चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। अच्छे वाहन को चुनिए, उसकी एक अच्छी बोली लगाइए और वाहन को खरीदिए। एक सवाल जो मेट्रो के सेकंड फेज को लेकर उठ रहे हैं और सवाल ये है कि ये डीपीआर बनती क्यों नहीं। 6 साल से फाइनल नहीं हो पा रही जयपुर मेट्रो की डीपीआर, कभी इधर का रूट तो कभी उधर का रूट, यानी कि सेकंड फेज में मेट्रो चलनी किधर है, किधर मेट्रो का विस्तार किया जाना है, किस रूट पर विस्तार किया जाना है, ये कंफर्म ही नहीं हो पा रहा। कभी इधर का रूट है, कभी उधर का रूट है। ऐसे में घूम रही मेट्रो के सेकंड फेज की डीपीआर, 6 साल में 6 बार से ज्यादा हो चुका मेट्रो के डीपीआर में बदलाव, लेकिन फाइनल अभी भी नहीं हुई कि मेट्रो चलनी है तो किधर चलनी है। इसका एक असर भी पड़ रहा है। दरअसल सीमित संचालन से जयपुर मेट्रो का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कम दूरी पर इस वक्त जयपुर मेट्रो चल रही है। अगर उस दूरी को बढ़ा दिया जाएगा और स्टेशन ऐड कर दिए जाएंगे तो लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर पाएंगे और उससे मेट्रो का घाटा कम होता नजर आएगा। लेकिन डीपीआर के अंदर डीआईपीआर इसका नहीं बन पा रहा। सिर्फ आदेशों का पता, पालना की जानकारी नहीं। महाराष्ट्र, केरल से आने वाले यात्रियों के लिए गृह विभाग ने निकाले थे आदेश, बिना कोरोना नेगेटिव जांच के नहीं दिया जाए प्रदेश में प्रवेश। लेकिन सीमावर्ती जिलों में नहीं हो रही इस आदेश की पालना। सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों की जांच रिपोर्ट देखने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। गृह विभाग के स्तर पर आदेशों की पालना की मॉनिटरिंग नहीं हो रही। फर्स्ट इंडिया इससे पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका है कि महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए गृह विभाग ने आदेश निकाले कि बिना कोरोना नेगेटिव जांच के प्रदेश में ना दिया जाए, और वो तीनों चरण में, यानी कि हवाई मार्ग से अगर कोई आ रहा है तो एयरपोर्ट पर चेक किया जाए, अगर रेल मार्ग से कोई आ रहा है तो स्टेशन पर चेक किया जाए, और अगर कोई सड़क मार्ग से आ रहा है तो फिर चेक पॉइंट जो होता है, जिसको हम सीमा से लगा हुआ चेक पॉइंट कहते हैं, वहां पर जांच होनी चाहिए। लेकिन आदेश आ चुका है, पालना नहीं हो पा रही। और ऐसे में राज्यपाल कलराज मिश्र की अपील की कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि केरल, महाराष्ट्र और अन्य पड़ोसी राज्यों में नए स्ट्रेन की केस आ रहे हैं। पुराने के मुकाबले कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है। कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए सभी लोग सतर्कता बरतें, अनावश्यक यात्रा से बचें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और स्वच्छता के नियमों की भी पालना करें। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, लेकिन ये नया स्ट्रेन या पुराना स्ट्रेन कहना अभी थोड़ा मुश्किल, लेकिन नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है। केरल, महाराष्ट्र और अन्य पड़ोसी राज्यों में नए स्ट्रेन की दस्तक हुई है, उसके केस आ रहे हैं, और पुराने के मुकाबले कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक। सभी को बचने की जरूरत, और जो 3 नियम, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, इसको जिंदगी का हिस्सा बना दीजिए। अंगदान की मुहिम को लगा बड़ा झटका। एसएमएस अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट की मौत हो गई है। 1 मार्च को देवदूत सेवाराम का लगाया गया था मरीज को हार्ट, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद से ही दिल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा था, यानी कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा। 38 साल की हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स की टीम को नहीं मिल पाई इसमें सफलता, और हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट ने आखिरकार दम तोड़ दिया। वहीं ज्वाइनिंग नहीं देने वाले चिकित्सकों की जाएगी नौकरी। दरअसल चिकित्सा विभाग से आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1992 नवनियुक्त चिकित्सकों में से 258 ने अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया, जबकि इसके लिए आधा दर्जन बार बढ़ाई जा चुकी है कार्यग्रहण की समय अवधि। लेकिन उसके बावजूद ये डॉक्टर्स जहां इनको पदभार दिया गया वहां ज्वाइन नहीं कर रहे। ऐसे में अब सभी 258 चिकित्सकों को जारी किया जाएगा व्यक्तिगत नोटिस। 5 मार्च तक ज्वाइनिंग नहीं देने पर सेवा समाप्त करने का नोटिस दिया गया है। इसके बाद शेष बचे पदों के हिसाब से वेटिंग लिस्ट से चिकित्सक लगाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से चिकित्सा सुविधाएं बढ़ रही है, ऐसे में एक सीट को ज्यादा वक्त तक खाली नहीं रखा जा सकता। 258 के आसपास वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने
अभी तक अपना कार्य ग्रहण नहीं किया। किसी के लिए शुभ तो किसी के लिए मनहूस निकला 0018 नंबर। आखिर क्यों एपीओ हुए जयपुर आरटीओ कार्यालय के जीटीओ नॉन ट्रांसपोर्ट राजीव त्यागी। एक वीवीआईपी की कार के नंबर खास 0018 लेना बताया जा रहा है। इसके पीछे का कारण, ये खास नंबर लेने के लिए वीवीआईपी ने किया था सोमवार को आवेदन। इस आवेदन के बाद ही जीटीओ को किया गया है एपीओ। क्या बिना बिड के नंबर त्यागी का नंबर देना, क्या वाकई में त्यागी पर कोई दबाव या फिर नंबर के लिए अमाउंट जमा कराने का कोई विवाद था? त्यागी के एपीओ होने के बाद परिवहन विभाग में अब कई तरीके की चर्चाएं हो रही है। क्या ये नंबर लकी था या फिर मनहूस साबित? और बात करते हैं गठबंधन की राजनीति में कमजोर पड़ रही कांग्रेस से। सीट शेयरिंग में बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नुकसान हो रहा है। बिहार में खराब प्रदर्शन का खामियाजा उठाना पड़ रहा कांग्रेस को। जिन राज्यों में पार्टी छोटे भाई की भूमिका में, वहां कांग्रेस का दबाव बढ़ा है। राजनीतिक दल कांग्रेस को गत विधानसभा चुनाव से भी कम सीट ऑफर कर रहा है। यही वजह है कि अभी तक तमिलनाडु में सीट बंटवारा नहीं हो पाया और सीटों के बंटवारे को लेकर या कहीं की सीट शेयरिंग को लेकर लगातार कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। खासकर बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस को खासा नुकसान हो रहा है। बिहार में खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसको उठाना पड़ रहा है। जिन राज्यों में पार्टी छोटे भाई की भूमिका में है, वहां कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है कि कम सीटों पर मान जाइए। राजनीतिक दल कांग्रेस को गत विधानसभा चुनाव से यानी कि बीते विधानसभा चुनाव यानी कि 2016 के चुनाव से भी कम सीट ऑफर कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक तमिलनाडु में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। सवाल यह है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को लेकर कांग्रेस के अंदर दो खेमे नजर आ रहे, एक G23 और दूसरा जो गुलाम नबी आजाद के पुतले फूंक रहा है। इन सब के बीच में गुलाम नबी आजाद को क्या दे सकती है कांग्रेस? आजाद की सियासत से कांग्रेस हैरान है, परेशान है। आखिर आजाद ने कुछ नेताओं को जो किस मकसद से ये राजनीति की है, जबकि आजाद अच्छी तरह जानते पार्टी उन्हें कुछ भी देने की स्थिति में नहीं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री द्वारा आजाद की तारीफ भी बन रही कोड में खाज। मोदी और आजाद की ऐसी केमिस्ट्री देख कांग्रेस आलाकमान अलर्ट हो गया। हालांकि आजाद के साथ जुड़े पांचों नेता अभी पार्टी में किसी न किसी पद पर मौजूद हैं और इसीलिए आजाद को हर मसले में और सावधान रहने की जरूरत है। वहीं आजाद के तेवर से कश्मीर कांग्रेस में चिंता दिखाई दे रही है। कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी से मुलाकात की। गुलाम नबी आजाद, मीर रजनी पाटिल ने दिल्ली में भेंट की है इस मुद्दे को लेकर। इस दौरान पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। जम्मू एंड कश्मीर में G23 यानी कि ग्रुप 23 समूह के नेताओं की बैठक के संदर्भ में ये मुलाकात काफी अहम और जाहिर है। राहुल गांधी को पूरी जानकारी दी गई है, किस तरीके की बयानबाजी वहां पर हुई, किस तरीके से ग्रुप एक साथ नजर आया। हालांकि कांग्रेस का एक खामा इनको असंतुष्ट ग्रुप 23 कह रहा है, तो ये ग्रुप 23 के नेता खुद को गांधी 23 कह रहे हैं, यानी कि वो ग्रुप 23 जो गांधी के सिद्धांतों वाली कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेसी असंतुष्टों का G23 अब सिर्फ G7। पार्टी आलाकमान के प्रयासों का दिख रहा गजब असर। G23 समूह का अब दूसरा नाम जम्मू ग्रुप हो गया G7। मुकुल वासनिक, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, अखिलेश सिंह आदि G23 से अलग हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने इन्हें विभिन्न राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी दी। चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले शशि थरूर भी अब केरल चुनाव में बिजी नजर आ रहे हैं, तो केरल के दूसरे नेता पीजे कुरियन भी पार्टी के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी आलाकमान के डैमेज कंट्रोल ने G7 की चिंता को बढ़ा दिया। यानी कि जिस ग्रुप में 23 लोग नजर आते थे, अब उस ग्रुप में सिर्फ 7 लोग बच गए। वहीं सवाल यह भी है कि क्या अब स्पष्ट आकार लेने लगा कांग्रेस का असंतोष। कांग्रेस के 23 नेताओं ने लिखा था सोनिया को पत्र। अब मीडिया में G23 के नाम से चर्चित हो रहे नेता गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से रिटायर होने के बाद
एक साथ जम्मू दौरे पर थे। G23 में शामिल कई नेता अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सम्मेलन करेंगे। G23 नेता परिस्थितियों का आकलन करने में कांग्रेस नेतृत्व जुटा हुआ है, लेकिन क्या इस G23 ग्रुप में से जो निकल गए हैं वो वापस नजर आएंगे या कुछ और चेहरे जुड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि वर्तमान स्थिति में G23 नहीं, इसको G7 कहा जा सकता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में घमासान नजर आ रहे हैं, लेकिन विभिन्न पार्टियों का एक तीसरा मोर्चा भी मौजूद है। कांग्रेस वामपंथी पार्टियों के साथ इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हुगली जिले में फुरपुरा शरीफ की दरगाह के मौलवी सिद्दीकी, क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए सिद्दीकी से तालमेल किया गया? इसे कांग्रेस वामपंथियों का सेकुलरिज्म वाली जो छवि है वो सवालों के बीच में आ चुकी है, क्योंकि एक तरफ सेकुलर की छवि और दूसरी तरफ इस तरीके के गठबंधन क्या पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस को झटका दे सकते? तो बात करें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। तृणमूल कांग्रेस की रणनीति एक साथ सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेगी। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की कवायद जारी है। युवाओं पर फोकस है। 35% उम्मीदवार महिलाएं होंगी। ज्यादातर नए चेहरों को मैदान में उतारने पर विचार हो रहा है। बीजेपी के हमले से निपटने के लिए भी तृणमूल लगातार तैयारी कर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर तंज कसा। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर के प्रधान सलाहकार बनने पर तंज कसा और कहा कि क्या दीदी का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर चले गए। पंजाब कैबिनेट ने पीके की नियुक्ति पर मोहर लगा दी है। प्रशांत किशोर कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी पंजाब के अंदर हासिल कर चुके हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती और सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। प्रधानमंत्री मोदी की 7 मार्च को कोलकाता की ब्रिगेड परेड में रैली होगी। दोनों दिग्गजों के रैली में शामिल होने की अटकलें तेज है। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी के भी आने की चर्चाएं हैं। वहीं बंगाल बीजेपी प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने बयान दिया और कहा कि सुना है कि सौरव गांगुली अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन वार्म अप के लिए नेट प्रैक्टिस करने आ सकते हैं। हालांकि गांगुली या परिवार की तरफ से इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। जाहिर है 7 मार्च को जो सभा है तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। वहीं बात करते हैं असम विधानसभा चुनाव की, जो अब त्रिकोणीय बना हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले बदल रही असम की सियासत। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। बीपीएफ नेता हाग्रामा मोलिहारी की पकड़ काफी मजबूत है। राज्य में बीपीएफ ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और उसके बाद से माहौल बनने लगा, क्योंकि बीपीएफ बीजेपी गठबंधन को बड़ी टक्कर देगा और कांग्रेस और अजमल के साथ आने से भी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या बीजेपी को असम में टक्कर देने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ हो चला है? सहयोगी भी क्या विरोधी खेमे में जुड़ चुके हैं? वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दरअसल कई पहलू हैं। असम बंगाल के ईसाइयों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है। एआईसीटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से भेंट की है और कहा कि 1 अप्रैल को मतदान नहीं हो। 1 अप्रैल गुड फ्राइडे से एक दिन पहले मॉडी थर्सडे है। मॉडी थर्सडे कैथलिक्स के लिए बेहद पवित्र दिन होता है। अंततः इस दिन मतदान रखना उचित नहीं। और अब बात करते हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री की। नगर निगम, नगर पालिका, तालुका पंचायतों में आम आदमी पार्टी की एंट्री नजर आई। सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के 26 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जिला पंचायत में 2, नगर पालिका में 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। तालुका पंचायत की 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का कब्जा है।
गुजरात में आम आदमी पार्टी के तेजी से उभरने के संकेत मिले हैं। आम आदमी पार्टी के धमक से कांग्रेस में चिंताएं बढ़ने लगी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल रणनीति वाया बांग्लादेश। बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के तीर्थ स्थल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 70 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव रखता है मतुआ समुदाय। मतुआ समुदाय के वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में अमित शाह भी बाकायदा जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे तो मतुआ समुदाय के घर पर उन्होंने खाना खाया था। मतदान से पहले दिन 26 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के सफर पर होंगे। 27 मार्च को बांग्लादेश के गोपालगंज की तुंगीपाड़ा पीएम मोदी जाएंगे। बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर का वो दौरा करेंगे। लगे हाथ मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचांद ठाकुर की जन्मस्थली भी वो जाएंगे। मतुआ समुदाय के तीर्थ स्थल गोपालगंज की उड़ा कांदी का वो दौरा करेंगे। हरिचांद गुरुचांद ठाकुर को श्रद्धांजलि देते हैं तो मतुआ वोट उनकी तरफ आ सकता है। ये आसान हो सकता है क्योंकि आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जो वहां गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केरल में कांग्रेस से संबंधित थिंक टैंक की बैठक में उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बेवकूफीपूर्ण निर्णय से बेरोजगारी फैली। इनफॉर्मल सेक्टर पूरी तरह से तहस नहस हो चला है। केरल के पर्यटन उद्योग पर भी भारी संकट आने के लिए चेताया है। अंतर्राष्ट्रीय और देशीय टूरिज्म घटा है और ये गति आगे भी जारी रहने वाली, यानी कि जितनी तस्वीर अभी बिगड़ी हुई नजर आ रही है वो और भी बिगड़ी हुई आने वाले वक्त में दिखाई दे सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार। सभी पुलिस थानों में अब तक सीसीटीवी क्यों नहीं लगे? पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के कई मामले सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को जारी किए थे आदेश। हर पुलिस थाने में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीआर, डीआरआई और एसएफआईओ पर भी आदेश लागू होते हैं। जहां भी होती है पुलिस पूछताछ वहां सीसीटीवी जरूरी है। इस मामले में केंद्र की बहानेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शो होगा 2 अप्रैल से मुंबई में। शो मुंबई में 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक होगा। इसमें 750 एग्जीबिटर्स और 18,000 विजिटर्स हिस्सा लेंगे। इसमें देश के 325 शहर और 55 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। राजस्थान से भी करीब 200 ज्वेलर शो का हिस्सा बनने के लिए जाएंगे। वहीं प्रदेश में 10% बढ़ सकता है पानी का बिल। जलदाय विभाग नए टैरिफ का प्रस्ताव भेजेगा मुख्यमंत्री कार्यालय। 15,000 लीटर तक के जल उपयोग पर भी सीवरेज चार्ज लागू करने की कवायद शुरू हो रही है। 2017 के बाद नई टैरिफ लागू करेगा जलदाय विभाग। अप्रैल से बिल में 10% की देखने को मिल सकती है वृद्धि, यानी कि आपकी जेब पर थोड़ा सा भार और पड़ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।